चलो भाई BRT4। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि इन द गिवन रिएक्शन एक्स एंड वाई विल रिस्पेक्टिवली बी। भाई क्वेश्चन में आपसे एक्स और वाई पूछा गया है। बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड दिया गया और साथ में आपको दिया गया कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा भाई, जब डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो और साथ में आपको दिया गया हो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो बेटा मैकेनिज्म होगा वो कहलाएगा क्रॉस कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की पहचान होती है कि डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो और साथ में कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कोई भी बेस हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये होगी क्रॉस कैनिजारो होगी। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि यहाँ पे आखिर प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो बात समझो बेटा, जब भी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है तो वहां पर होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। बेटा वहां पे होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जब कभी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो तो वहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइज, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा फॉर्मिक एसिड। और बेटा यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है इसका हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा और ये बनाएगा C6H5 CH2OH। मतलब एक का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का बनेगा अल्कोहल। तो कोई आंसर मैच कर रहा है? बेटा यहाँ पे जो आपका X है ये तो आपका बन गया अल्कोहल और जो Y है ये आपका बन गया एसिड। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन और बेंजल्डिहाइड का क्या हो गया? रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following statement is not is incorrect about? It is produced during Browning test for nitrate। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। पहला स्टेटमेंट क्या है? जो नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको ट्रीट कराते हैं फेरस सल्फेट के साथ। बेटा जब नाइट्रेट आयन को हम लोग फेरस सल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O का होल 5 NOSO4 ये कहलाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1। हाँ भाई, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होती है आयरन की वो हमेशा +1 होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? जो वाटर होता है, जो वाटर है बेटा ये तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। अच्छा भाई, यहाँ पे लगा है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बेटा ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0 होती है। बट जब कभी नाइट्रिक ऑक्साइड आयरन के साथ आ जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट कर देता है, जिसके कारण जो आयरन होता है Fe होता है इसके पास +1 चार्ज आ जाता है और यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बेटा इस पर चार्ज आता है +1 आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होनी चाहिए थी? +2 होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो इस पर जो चार्ज है +2 से +1 हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है इट इज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज √3। ये आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए भाई निकालते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है।
चार्ज +1 है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, एक कदम ऊपर की इनर्ट गैस आर्गन 4H2 3D, भाई कितना 26 है, 18 19 20, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। भाई आयरन ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो आयरन के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 4s1 3d6 हो जाएगा। ये आपका हो गया 4s ऑर्बिटल और ये आपका हो गया 3d एटॉमिक ऑर्बिटल। फोर एस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये आगे इसके डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन आ गए 6, इस प्रकार से। अब यहां पे होगा क्या कि यहां पे जो एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होके डी सबसेल में चला जाता है, तो यहां पे 4s आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां पे अब आपके पास डी सबसेल में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, डी सबसेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, सो बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू √n। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इंटू n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3 आ गए, 3 इंटू 3+2 इक्वल टू आ जाएगा √15 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे √3 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा √15 होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका थर्ड आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे रॉन्ग आंसर पूछा गया था। फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं कि चार्ज ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड इज +1। अभी मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल को डोनेट कर देता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड पे +1 चार्ज आ जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 53 में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन में आपसे Kc की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको क्या दिया गया है, Fe+3 प्लस HCN- इज इक्वल टू Fe HCN+2। ये आपको केमिकल रिएक्शन दी गई और फिर क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है कि एट अ इनिशियल टाइम पे Fe+3 के मोल आपको दिए गए 3.1 मोल दिए गए हैं और बेटा 3.2 मोल ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट के दिए गए हैं, 3.2 मोल दिए गए हैं। चलिए भाई ये तो हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अगला काम है कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान टूटेगा, डिकम्पोज होगा। तो भाई जाहिर सी बात है जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो आपका कहलाएगा लिमिटिंग रीजेंट। तो बेटा ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। हमने माना कि यहाँ से x मोल डिसोसिएट हो गए, तो एट इक्विलिब्रियम पे इसके मोल आ जाएंगे 3.1 माइनस x, एट इक्विलिब्रियम 3.2 माइनस x मोल और प्रोडक्ट के मोल हमें मिलेंगे x मोल। तो आपने एट इक्विलिब्रियम पे इन तीनों के मोल को निकाल लिया। हमें यहाँ पे अब x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि इफ एट इक्विलिब्रियम 3.0 मोल ऑफ फेरस थायोसाइनेट। क्वेश्चन कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट साइड है हमें इसके 3 मोल प्राप्त हो रहे हैं। तो भाई एट इक्विलिब्रियम पे
बेटा एट इक्विलिब्रियम पे इसके जो मोल हैं वो कितने मोल हैं, x मोल हैं, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 3 मोल के इक्वल आ रही है। तो बेटा यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे 3.1 माइनस का x, तो 3.1 माइनस का 3 इक्वल टू आ जाएंगे 0.1 मोल। यहाँ पे निकाल लेते हैं 3.2 माइनस का 3 इक्वल टू आ जाएंगे 0.2 मोल, और बेटा यहाँ पे जो मोल आएंगे वो आ जाएंगे 3 मोल आ जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे अब आपके तीनों के मोल निकल आए। अब हमें निकालना है केसी का की वैल्यू। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग केसी का एक्सप्रेशन लगाएंगे, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनटू, चलिए भाई वैल्यू पुटअप कीजिए। 22 के मोल आ गए, 3 मोल आ गए, Fe प्लस 3 के मोल आ गए, आपके पास 0.1 मोल है, और बेटा यहाँ पे सोडियम थायोसाइनेट का मोल है, कितने मोल आ गए, 0.2 मोल आ गए। सॉल्व कर लेंगे इसको, 3/0.02 इज इक्वल टू आ जाएगा 150। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भाई क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे बी की वैल्यू पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट बी क्या बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फिनॉल दिया गया है और फिनॉल को ट्रीट कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा फिनॉल के ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपका बन जाएगा जो ए बनेगा वो आपका बनेगा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो सैलिसिलिक एसिड है इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। जब आप सैलिसिलिक एसिड की को रिएक्शन कराएंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे होगा क्या कि भाई यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा भाई बेटा यहाँ पे क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, ये अपने अंदर से एक H+ आयन देगा, तो बेटा यहाँ से जो H+ आयन है वो बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन को पाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज जो होगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज है ये जाके इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे अब आपका एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। एस्पिरिन। तो कोई आंसर मैच कर रहा है? सेकंड, मॉडल पेपर 3 में इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वहां पे मैंने सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन का फॉर्मेशन किया था, बट यहाँ पे पहले आपने सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, फिर सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन का फॉर्मेशन किया। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भाई क्वेश्चन में आपसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन इज अ डायरेक्टिव फॉर द माइनस आर या माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टिव होता है, प्लस आर और प्लस आई के डायरेक्टिव होता है, एंड माइनस आर या माइनस आई के इनवर्स होता है। चलिए भाई यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, बेटा यहाँ पे लगाए प्लस आर इफेक्ट लगाए,
सेकंड ऑप्शन में अल्कोहल है प्लस R इफेक्ट लगा है, थर्ड ऑप्शन में NH2 लगा है, ये प्लस R इफेक्ट शो करेगा, और फोर्थ ऑप्शन में NO2 लगा है, ये बेटा माइनस R इफेक्ट शो करेगा। अच्छा भाई, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट को चेक करते हैं, या तो आप माइनस R प्लस R को देख लीजिए या आप प्लस I माइनस I को देख लीजिए। बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लस R और माइनस R इफेक्ट को देखेंगे। अब ये प्लस R और माइनस R इफेक्ट होते क्या हैं? प्लस R होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे जो माइनस R इफेक्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ये कहते हैं। अच्छा भाई सुनो भाई, जो प्लस R इफेक्ट होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग के अंदर भेजते हैं, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जब ये प्लस R इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग के अंदर भेजेगा तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाता है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकल के आएगा भाई, प्लस R की बात की जाए तो प्लस R के लिए जो मोर डोमिनेटिंग होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा NH2 हो जाएगा, फिर होता है अल्कोहल होता है, और फिर होगा OR हो जाएगा। ये होता है प्लस R का ऑर्डर होता है। तो भाई यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा वो तो आपको हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो प्लस R है मोर डोमिनेटिंग होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड वाला आ जाएगा, फिर बेटा आपका आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा फोर्थ वाला आ जाएगा। ये प्लस R का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि मोर डोमिनेटिंग NH2 होता है, देन अल्कोहल होता है, OH होता है, फिर उसके बाद OR ग्रुप होता है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में लगा NO2 लगा, जो कि माइनस R इफेक्ट शो करता है। जो माइनस R इफेक्ट होगा ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकाल के आया है थर्ड, सेकंड, 1 एंड 4, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 ग्राम ऑफ अ सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 17.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सैंपल। भाई यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी को निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको कार्बोनेट दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो बेटा बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलेगी। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है कि 17.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें 17.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। तो बताइए कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या होगा। भाई यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया गया 50 ग्राम दिया गया है। यहाँ पे आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया गया है ये बेटा आपका इम्प्योर वेट होगा। कैसा है? इम्प्योर वेट है, हमें इसका प्योर वेट निकालना पड़ेगा। चलिए भाई निकाल लेते हैं। CO2 का वेट आपको दिया गया है, यदि हम CO2 के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो CO2 का वेट निकल आएगा। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 44, डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे इसके जो मोल है वो आ जाएंगे अप्रॉक्स 0.4 मोल। अच्छा भाई ठीक है। चलिए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का जब 1 मोल डिसोसिएट होगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा। यदि CO2 के 0.4 मोल हमें मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये अपने अंदर से 0.4 मोल को अलग करेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ जाएंगे 0.4 मोल आ गए। अब इनके मोल का हम निकाल लेंगे वेट। कैसे निकालेंगे? मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होगा 100
तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाए, इसका जो वेट है, वेट इज इक्वल आ जाएगा 40 ग्राम। ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर वेट आ गया। हमें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी इक्वल टू प्योर वेट जो आपने निकाला है अपॉन इम्प्योर वेट जो क्वेश्चन में गिवन है इनटू 100। 40 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 2 टाइम्स। बेटा यहाँ पे 80% निकल आएगा प्योर वेट। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। विच गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस टू आयोनाइज। चलो भाई यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा है यदि हम इन चारों को वाटर पे लेके जाते हैं तो बताइए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्री आयंस मिलेंगे। तो भाई पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया है, इसका आप बना लेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्लेटिनम NH3 का होल 6 Cl4। जब आप इसको एक्वस फेस में लेके जाएंगे तो ये अपने आयनों में टूट के अलग हो जाएगा और हमें मिलेगा प्लस 4Cl माइनस। भाई यहाँ पे आपको 4 मोल एनायन और 1 मोल कैटायन मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे टोटल आपको मिलेंगे 5 मोल आयंस। सेकंड बार चेक कर लीजिए। NH3 का होल 5, 1 Cl अंदर आ जाएगा Cl3। जब आप इसको एक्वस फेस में लेके जाएंगे तो यहाँ बेटा आपको 1 मोल कैटायन मिलेगा और 3 मोल आपको एनायन मिलेंगे। तो यहाँ पे अब आपको मिल जाएंगे 4 मोल मिलेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले आप इसका बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएंगे प्लेटिनम NH3 का होल 4 Cl2, 2 Cl बाहर चले जाएंगे। अब आप इसको एक्वस फेस में लेके जाएंगे तो यहाँ से आपको 1 मोल कैटायन और 2 मोल एनायन। तो बेटा यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 मोल फ्री आयंस मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा आयोनाइज होगा वो होगा फर्स्ट वाले ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको 5 मोल फ्री आयंस मिलेंगे। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया गया कि एग एल्बुमिन इज प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग एग वाइट विद अ कोल्ड वाटर। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है कि भाई जो वाइट एग होता है जब इसको हम कोल्ड वाटर पे शेक करते हैं तो वहाँ पे बेटा एग एल्बुमिन का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ पेस्ट ऑफ अ फेरिक क्लोराइड इन अ बॉइलिंग वाटर। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड की जब आप वाटर की प्रेजेंटेशन में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बना लेता है अपना फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S इन अ सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। आर्सेनिक ऑक्साइड को जब आप ट्रीट कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो ये बना लेगा AH2S3। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फोर्थ इज द राइट आंसर। लर्निंग क्वेश्चन था, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59।
द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज इतने दी गई है। मोलर कंडक्टेंस आपको दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया है। चलिए भाई, हमें यहाँ पे निकालना है सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। चालू करते हैं। चलिए भाई बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे और मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और यहां से आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकल आएगी। क्वेश्चन में आपको मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ बेरियम सल्फेट इज अच्छा भाई इतनी दी गई है, ये आपको दी गई है कंडक्टिविटी दी गई है और मोलर कंडक्टेंस आपको दिया गया 1.53 इज इक्वल टू 3.06 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हम लोग। तो यहां से आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जाएगा 3.06 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1.53। सॉल्व कर लेते हैं तो 2 इंटू 10 की पावर -3। भाई यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन आ गई है। अब आपको क्या निकालनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको निकालना है। चलिए भाई बेरियम सल्फेट ये अपने आयनों में आयोनाइज हो जाएगा Ba+2 प्लस SO4-2। जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होगा वो इनकी पावर पे आ जाएगा। सो KSP इक्वल टू हो जाएगा KSP इक्वल टू भाई हमने मान लिया इसकी जो सॉल्युबिलिटी है बेटा, यहाँ पे जो आपको जो कंसंट्रेशन दी गई यही तो सॉल्युबिलिटी होगी। भाई जाहिर सी बात है, जो कंसंट्रेशन वही तो जाके सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी हो गई हमने मान लिया इसकी S इंटू S इक्वल हो जाएगा S1+1। तो बेटा यहाँ से KSP इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, सो 4 इंटू 10 की पावर -6। ये आपकी निकल आएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज अ करेक्ट। क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर पूछा गया है। पहला ऑर्डर आपको दिया गया है रिड्यूसिंग नेचर का। फर्स्ट ऑप्शन में 5th ग्रुप के हाइड्राइड आपको दिए गए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक के हाइड्राइड आपको दिए गए। तो आप लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पे ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आओगे तो आईपी डिक्रीज कर जाएगी। आईपी डिक्रीज करेगी और जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो पहला तो आपको बिल्कुल सही दिया गया कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप का होगा एल्यूमिनियम, थर्ड ग्रुप का है और सिलिकॉन, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। भाई इन्होंने इसका रेडियस का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज कर जाता है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है। भाई पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे
तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है, ए सही, बी सही। सी को देख लेते हैं भाई। यहाँ पे सी में आपको आईपी का ऑर्डर दिया गया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। ऑर्डर गलत भाई यहाँ पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आईपी बढ़ेगी, आईपी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो लिथियम है ये फर्स्ट ग्रुप की होगी, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है, बोरान थर्ड ग्रुप का होगा, और जो कार्बन है ये फोर्थ ग्रुप की होगी। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आईपी का ऑर्डर बिल्कुल सही है, बट आईपी का ऑर्डर इंक्रीज तो करता है विद एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन भी होते हैं बेटा। यहाँ पे जो आईपी होगी, बेरिलियम की जो आईपी होगी वो बोरान से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, चलिए दिखाते हैं। बेरिलियम और बोरान, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 बोरान, 1s2 2s2 और 2p1। भाई यहाँ पे जो बेरिलियम है इसका डुप्लेक्स कंप्लीट है। इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेक्स कंप्लीट है। इसकी जो पेनल्टी पावर होगी, इसकी जो पेनल्टी पावर होगी, पेनल्टी नेट जो पावर होगी वो बेटा मैक्सिमम होती है। और पेनल्टी नेट पावर मैक्सिमम होने के कारण इसकी जो आईपी होगी वो बोरान से ज़्यादा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी वाला आपका हो गया, गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दिया गया। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है Cl की, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे ऑर्डर क्या गलत दिया गया बेटा। यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो सल्फर से ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डी वाला भी गलत हो गया। कौन कौन सही स्टेटमेंट हुए हमारे, ए और बी। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, what is the electronic arrangement of metal atom ion in an octahedral complex with D4 configuration। अच्छा भाई यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कन्फिगरेशन पूछा गया है D4 के लिए। डेल्टा नॉट इज अ लेस देन P। डेल्टा नॉट की वैल्यू P से कम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टेंडेंसी टू पेयर अप, tendency to pair up inverse to the mean pairing energy and is directive for the splitting energy, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा भाई सुनो भाई, अगर यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू मीन पेयरिंग एनर्जी से कम है तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा वीक लिगेंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक लिगेंड होगा और हाई स्पिन होगा। वीक लिगेंड का मतलब होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है वो कम होगा। अगर एनर्जी का गैप कम है तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे D4 के लिए। भाई जब आप D4 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये आपका आ गया T2G और यहां पे आपका होगा Eg, ये आपका आ गया Eg। भाई यहां पे एनर्जी का गैप बहुत कम है। अगर एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है तो बेटा वहां पे पेग नहीं होगी, बल्कि वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा। तो बेटा इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 Eg1। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। Ag+2, Hg+2 and Pb+2 are grouped together in a first group because they form insoluble। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़ी, तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट आर ग्रुप के जो रीजेंट होते हैं
जो फर्स्ट आर ग्रुप के जो रिएजेंट होते हैं वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और अपना हैलाइड बनाते हैं और सॉल्यूशन में जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सॉल्यूशन में जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये आपको हो जाएगा AgCl वाइट प्रेसिपिटेशन देगा, दूसरा क्या दिया गया Hg2+2 Hg2Cl2, ये भी आपको बेटा वाइट प्रेसिपिटेशन देगा और तीसरा आपको दिया गया Pb+2 PbCl2, ये भी आपका वाइट प्रेसिपिटेशन देगा। तो कोई आंसर मैच करेगा? हाँ, ये सब के सब अपना क्लोराइड बनाएंगे और सॉल्यूशन में वाइट का प्रेसिपिटेट देंगे। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलिए भाई, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, रेजोनेटिंग पूछा गया है कि किन दोनों के बीच में, किन किन दो के लोगों के बीच में रेजोनेंस होगा। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया है। भाई देखिए, क्या फर्स्ट और सेकंड के बीच में रेजोनेंस होगा? ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज डिलोकाइज कर जाएगा तो सिंगल्स हो जाएगा डबल। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो गई, ये कार्बन भबड़ाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 5 हो गई। अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा और जाके इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो भाई यहाँ पे देखा जाए कि जो फर्स्ट और सेकंड वाला है, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड वाला आपस में क्या है? रेजोनेंस है। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड के बीच में पूछा गया है। भाई सेकंड और थर्ड के बीच में पूछा गया है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकाइज होगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो जाएगी, ये कार्बन भबड़ाएगा तो बेटा ये वाला पाई बॉन्ड टूट के ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, सेकंड और थर्ड में भी रेजोनेंस होगा, सेकंड और थर्ड आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगला क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। भाई फर्स्ट और थर्ड को आप देख लो। फर्स्ट वाले में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकाइज हो गया तो सिंगल्स हो जाएगा, डबल हो गया। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट और थर्ड में भी रेजोनेंस हो रहा है, ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगला देख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ। भाई थर्ड और फोर्थ में तो बेटा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में रेजोनेंस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ ईच और कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.1 मोलर। ठीक है, सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड। और बेटा यहाँ पे आपको pKa की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में आपसे pH ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सिंपली लगा दोगे फॉर्मूला pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या इट्स कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। भाई हमें यहाँ पे pH की वैल्यू निकालनी। pH इक्वल टू pK आपको गिवन है 4.57 प्लस लॉग भाई यहाँ पे आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर और बेटा यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया गया 50 ml। याद रखिएगा, जब कभी कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम दिया जाए तो बेटा कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते हैं और मिलीमोल निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की है 0.1 इंटू वॉल्यूम 50 ml
डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.01 मोलर इंटू वॉल्यूम 50 ml। सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आ जाएगा भाई, यहाँ पे गया, ये यहाँ गया, हाँ तो 0.11, तो बेटा आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा भाई ये कितना आ गया, 10 आ गया, तो pH इक्वल टू 4.57 और बेटा log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 कर दिया, तो बेटा यहाँ से आपका pH निकल आएगा 5.57, pH की वैल्यू आ जाएगी 5.57। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, भाई क्वेश्चन में आपसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की, चेंज एंट्रोपी आपसे पूछी गई है। फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा G is equal to delta H minus at any temperature T into change entropy। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है इज लेस देन जीरो। डेल्टा G की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से कम होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ पे अपने आप प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो सिस्टम की एनर्जी है वो खर्च होगी। अगर सिस्टम अपनी एनर्जी देगा तो डेल्टा G0 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अच्छा भाई, यदि डेल्टा G0 की वैल्यू निगेटिव होगी तो बेटा यहाँ पे जो डेल्टा H होता है इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू हमें 0 चाहिए। भाई डेल्टा G की वैल्यू 0 तो जब भी पॉसिबल होगी जब एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो चेंज एंट्रोपी है इसकी वैल्यू डेल्टा H से ज़्यादा होगी, जब भी तो डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो जाहिर सी बात है कि बेटा यहाँ पे जो चेंज एंट्रोपी है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा T ऑलवेज लेस ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, in ammonium ion bond in a between ammonia molecule and a proton is formed by। अच्छा भाई, अमोनिया कहाँ है, हाँ अमोनिया मॉलिक्यूल की बात चल रही है यहाँ पे, जो कि अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अमोनिया होता है NH3, बेटा जो अमोनिया होता है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, और जिन स्पेसीज के पास लोन पेयर होता है वो कहलाती हैं बॉन्ड स्टेट बेस कहलाती है। ये क्या होता है, बेस होता है। जब आप इसको वाटर में लेके जाएंगे, तो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये क्या करेगा कि पानी के अंदर से एक H+ आयन को ले लेगा, पानी के अंदर से एक H+ आयन को ले लेगा और बना लेगा NH4+1 बना लेगा, और पानी में रह जाएगा OH- आयन। अच्छा भाई यहाँ पे अमोनिया ने अपना लोन पेयर H+ आयन को कोऑर्डिनेट किया है ना, मतलब यहाँ पे अमोनिया अपना लोन पेयर H+ आयन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे बेटा अनइक्वल शेयरिंग होगी। यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल शेयरिंग होगी। तो उसका जो राइट आंसर होना चाहिए, अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अमोनिया। अमोनिया ने अपने लोन पेयर H+ आयन को कोऑर्डिनेट किया और NH4+ का फॉर्मेशन किया, अनइक्वल शेयरिंग होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज और नॉट। यस भाई, जब बैक बॉन्डिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आफ्टर सिग्मा बॉन्ड होती है।
अब सिग्मा के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड कहलाएगा, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। बट जो एटम या जो स्पेसीज अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो उसका लोन पेयर चला गया, उसका तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा ना। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीज। यस, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्डों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि बॉन्ड एंगल ऑलवेज इंक्रीज। बेटा नहीं कह सकते कि बॉन्ड एंगल हमेशा इंक्रीज करता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट तो भाई गलत है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अगला क्या है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। हाँ, जाहिर सी बात है जब बैक बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पे जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ हो वो डिक्रीज कर जाएगी। तो 4 तो सही है। नेक्स्ट, चलिए भाई, क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्ट ए पूछा गया है। भाई यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दी गई है और बेंजीन रिंग को हम लोग ट्रीट करा रहे हैं H2SO4 एंड HNO3 के साथ ट्रीट करा रहे हैं। यहाँ पे बेटा जो H2SO4 है ये एसिड की तरीके काम करेगा और जो HNO3 है ये वर्क करेगा एज अ बेस की तरीके काम करेगा। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट X है वो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो भाई यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब नाइट्रोबेंजीन को आप ट्रीट कर रहे हैं टिन इन प्लस ऑफ HCl, तो बेटा यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन, ये इसको रिड्यूस कर देगा और जो प्रोडक्ट Y है वो आपका बन जाएगा एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन होगा। अब एरोमेटिक एमीन को आप ट्रीट कराएंगे सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, Na2 प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन होगा। ये क्या कहलाता है, ये होती है डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने वाटर की प्रेजेंटेशन में हाइड्रोलिसिस करोगे। जब बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर की प्रेजेंटेशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है फिनॉल का, तो यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल। तो आपसे यहाँ पे जो कन्वर्जन का क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे ए पूछा गया था, ए हमारा बनेगा फिनॉल। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ ये दिया गया अंडरगोज 55.9% लूज इन अ वेट ऑफ अ हीटिंग एंड बिकम एनहाइड्रस, द वैल्यू ऑफ X विल बी। भाई क्वेश्चन में आपसे X की वैल्यू पूछी गई है। चलो भाई सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 डॉट X मोल ऑफ वाटर। जब हमने इसको हीट किया तो इसने अपने अंदर से X मोल वाटर को रिलीज कर दिया। तो बताइए यहाँ पे इसने कितने मोल वाटर को अपने अंदर से निकाला। अच्छा भाई, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करने पे इसने 55.9% लूज किया। बेटा क्या लूज किया, वाटर को लूज किया ना, तो यहाँ पे वाटर कितना निकल गया, 55.9% निकल गया। 55.9% को हम लोग 60% मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 60 ग्राम वाटर लूज हो गया। अगर 60 ग्राम वाटर लूज हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट होगा इसका वेट आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे इन दोनों का वेट पता चल गया। अब वेट में आप इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होगा 126
और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होगा 18। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों के मोलों को निकाल लिया। 40 ग्राम में 126 से डिवाइड करोगे तो बेटा इसके मोल आ जाएंगे 1 मोल आ गए, और 60 ग्राम में जब 18 से डिवाइड करोगे तो इसके मोल आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे भाई, 3.3 मोल आ जाएंगे। तो भाई दोनों के मोल निकल आए, ठीक। अच्छा भाई सुनो भाई, जब हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट को आपने हीट किया तो 1 मोल सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और x मोल वाटर गया। तो क्या हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो भाई हमने यहाँ पे रिलेशन लगा दिया कि जब 1 मोल सोडियम सल्फेट का जाता है तो x मोल वाटर का बनता है, सॉरी, जब 1 मोल सोडियम सल्फेट बनता है तो x मोल वाटर बनता है। यदि 0.3 मोल सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा तो 3.3 मोल वाटर बनेगा। तो अब यहां से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, x इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाई 0.31। सॉल्व कर लेंगे, अप्रॉक्स 10 मोल निकल आएगा आपका, 10 मोल वाटर निकल आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 70। भाई क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि स्ट्रक्चर बिलो आर। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिए गए और क्वेश्चन ने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी है। हमने मान लिया कि आपका स्ट्रक्चर ए हो गया और ये आपका स्ट्रक्चर बी हो गया। तो भाई पहला ऑप्शन है कि नॉट आइसोमर, गलत है भाई। ए और बी इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जिन 2 लोगों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं वो आपस में कहलाते हैं आइसोमर। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, नॉट आइसोमर नहीं, आइसोमर होगा। सेकंड वाला कंफर्मेशनल आइसोमर, क्या दोनों आपस में कंफर्मेशनल आइसोमर होंगे? तो चेक कर लेते हैं। हमने मान लिया कि जो अंदर वाला कार्बन है इसको हमने C1 मान लिया, जो बाहर वाला कार्बन है इसको हमने C2 मान लिया। अंदर वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और बाहर वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये 3 हाइड्रोजन बाहर वाले कार्बन से लगे हैं स्ट्रक्चर ए में। अब चलते हैं स्ट्रक्चर बी में। भाई स्ट्रक्चर बी में जो अंदर वाला कार्बन है वो C1 हो गया और बाहर वाला कार्बन C2 हो गया। अंदर वाले कार्बन में 1 मिथाइल ग्रुप लगाए और बाहर वाले कार्बन से 1 मिथाइल ग्रुप लगाए। बेटा इन दोनों के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन में चेंजेस आ रहा है। पहले दोनों मिथाइल ग्रुप अंदर वाले कार्बन से लगे थे और स्ट्रक्चर बी में 1 मिथाइल ग्रुप अंदर है और दूसरा मिथाइल ग्रुप बाहर है। मतलब यहाँ पे पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है अभी फिलहाल। अच्छा भाई, तो जाहिर सी बात है कंफर्मेशनल आइसोमर नहीं हो सकता, क्योंकि कंफर्मेशनल आइसोमर में सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होती है, ना कि स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होता है। वहां पे एटम या ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम या ग्रुप की ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। आईयूपीएसी नेम रिमेन सेम रहता है। तो कंफर्मेशनल आइसोमर तो नहीं होगा। अब सिस और ट्रांस की बात कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है सिस और ट्रांस को जब ही पॉसिबल है जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, बट यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिस और ट्रांस आइसोमर भी शो नहीं कर पाएगा। हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर होगा क्योंकि यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमर होगा। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा 71। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट दिए गए हैं टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। ये आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट दिए गए हैं। 4th बी, 5th बी, 6th बी एंड 7th बी, ये आपको दिए गए हैं।
यहाँ पे Ip2 की बात चल रही है, तो बेटा जाहिर सी बात है कि इन चारों एलिमेंटों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा इस प्रकार से, जब भी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। भाई यहाँ पे Ip2 की बात चल रही है ना, इसका मतलब कि Ip1 हो चुकी होगी। चलो भाई, अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे Ip का ऑर्डर पूछा गया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे Ip इंक्रीज करती है। बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे, जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो Ip की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी विद एक्सेप्शन, ये आपका Ip2 की ऑर्डर है। होगा क्या कि यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम की Ip मैंगनीज से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 4s0 और 3d5, भाई क्रोमियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो यहां पे इसके s सबसेट में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और d सबसेट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस किसी एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड d एटॉमिक ऑर्बिटल या फुल फिल्ड d एटॉमिक ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल या फुल फिल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाता है, उसकी Ip मैक्सिमम हो जाती है। यहां पर क्रोमियम के पास हाफ फिल्ड d एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो बेटा इसकी Ip मैंगनीज से ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे जो ऑर्डर बनेगा, सबसे ज्यादा क्रोमियम, फिर मैंगनीज हो जाएगी, फिर वैनेडियम और सबसे कम होगी टाइटेनियम की। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पे Ip इंक्रीज कर रही विद एक्सेप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, बाय मैचिंग का क्वेश्चन है, ये तो आपको याद होना चाहिए। फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, नेचर होगा रिड्यूसिंग एंड हेमिकेटल। बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर फूड इन एनिमल्स। स्टार्च, बेटा जो स्टार्च होता है ये गिव्स ब्लू कलर विद Ip देता है। और बात करते हैं राइबोस की, उसका जो नेचर होगा रिड्यूसिंग होगा एंड हेमी एस्टर होगा। तो मैं मैचिंग कर रही है, ए क्या हो गया? S हो गया, B R हो गया, C Q D P। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्युबल इन एक्वा रिजिया? बड़ा याद होना चाहिए, एक्वा रिजिया में इनसोल्युबल होता है सिल्वर ग्लांस। क्या होता है? सिल्वर ग्लांस। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, the number of sigma bond and pi bond in the product of form by passing acetylene through dilute H2S4 in presence of a। अच्छा भाई, क्वेश्चन में क्या है कि एसिटिलीन की ऑक्सीमर्क्यूलेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड। जब एसिटिलीन की ऑक्सीमर्क्यूलेशन कराते हैं तो बेटा वहां क्या होता है? एडिशन ऑफ अ वाटर होता है। तो भाई सबसे पहले आपने ले लिया एसिटिलीन, आपने इसमें करवा दिया ऑक्सीमर्क्यूलेशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा यहां पे होगा क्या कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों कार्बन का एक एक हाथ खाली हो जाएगा। इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंस शिफ्ट हो जाएगी। यहां पे एडिशन ऑफ वाटर होगा तो किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये इस प्रकार, और किसी एक कार्बन पे OH लग जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड COH। चलिए भाई, तो भाई यहां पे आपने देखा कि जिस कार्बन के ऊपर OH लगा है उसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो बेटा ये हो जाता इनॉल। जो इनॉल होता है ये अनस्टेबल होगा और यहां पर टार्टोमेजम पार्टिसिपेट कर जाएगा। टार्टोमेजम पार्टिसिपेट करेगा 1,3
हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और बेटा यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3COH। यहाँ पर आपका एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड पूछे गए भाई, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया और सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 3 1 4 1 5 1 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड होगा और 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे। सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा 1 पाई बॉन्ड एंड 6 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with the solution phase pH is 10। भाई यहाँ पे आपसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है। हाफ सेल नॉर्मलिस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू लॉग Q। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज 0 हो जाता है। H+ आयन था रिड्यूस हो जाएगा, इसने अपने अंदर से 1 मोर इलेक्ट्रॉन को निकाला और जाके रिड्यूस हो गया, प्लस से 0 पे चला गया। भाई यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n। n के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। log Q प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो log 1 बाई डिवाइड बाई। भाई यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन आपको ना देगी, क्वेश्चन में आपको pH की वैल्यू दी गई है। तो बेटा H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH होता है। pH को आप 10 की पावर माइनस कर देंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन निकल आएगी 10 की पावर 10। बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन निकल आई H+ आयन की 10 की पावर माइनस 10। सॉल्व कर लेते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू माइनस 0.0591, ये ऊपर जाएगा log 10 की पावर 10। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो बेटा ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 10 की पावर 10 बाहर आ जाएगा 591 इंटू 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है इंटू 1। तो बेटा यहां से अब आपका ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा माइनस 0.591, माइनस का 0.591। फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। in increase in the reaction of the reactant of a reaction lead to change in। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो बताइए किसमें चेंजेस आएगा। मान लो सपोज दैट, मान लिया कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A + B इक्वल टू ट्वाइस AB। भाई कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है A और B के बीच में। अब हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट A और B के मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ जाएगी
कंसंट्रेशन को जब आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ जाएगी। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ जाएगी तो बेटा इनके जो रिएक्टेंट हैं, जो मॉलिक्यूल है, ये आसपास आ जाएंगे। जब आसपास आ जाएंगे तो इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग इंक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ पे कोलाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इनका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77, the density of 3 molar solution of NaCl is a 1.25 gram liter inverse, calculate molality। भाई यहाँ पे डेंसिटी आपको दी गई है और मोलैरिटी आपको पूछी गई है, तो भाई यहाँ पे लगा देते हैं रिलेशन। क्या लगाएंगे? ये रिलेशन आपको को याद होना चाहिए। चाहो तो आप उसको कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ का आप लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी इन ग्राम पर ml इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1 अपॉन स्मॉल m प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1000। ये आप रिलेशन लगाएंगे तो यहां से आपके स्मॉल m की वैल्यू निकल आएगी। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम लीटर इनवर्स। तो बेटा 1.25 इक्वल टू मोलैरिटी कितनी गिवन है? 3m। सी हो गया इनटू स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 होता है। 58.5 डिवाइडेड बाई 1000। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गया बेटा आ जाएगा 0.058 हो जाएगा। तो 1 यहाँ कर देते हैं 125 इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 0.0585 डिवाइड बाई 1। अब बेटा यहाँ पर हम लोग लेंगे एल्सियम लेंगे तो स्मॉल m नीचे आ जाएगा, m से m चला जाएगा, 1 प्लस 0.0585 स्मॉल m 3। ये m जाके यहाँ मल्टीप्लाई 1.25 था, हाँ ये m जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.25 स्मॉल m इक्वल टू, अब यहाँ से हम बढ़ा दें तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 स्मॉल m इक्वल टू 3 प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, वाई जब अंदर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.175 स्मॉल m। अब बेटा यहाँ से आपकी स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का इसको आप उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी 1.075 स्मॉल m इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, m इक्वल टू 1.075 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका, गलत हो गया थोड़ा सा, स्मॉल m की वैल्यू 3 अपॉन 1.075। सॉल्व करेंगे बट यहाँ पे आ जाएगा 2.79। तो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी 2.79 मोलर। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई थी यहाँ पे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। A red solid insoluble in a water
however it becomes soluble if a potassium iodide is added to water. Heating the red solid in a test tube result in the liberation of some white colored fumes and droplets of a metal appear on the cooler part of the test tube. The red solid is. भाई क्वेश्चन में आपसे रेड सॉलिड पूछा गया है। चलिए भाई, फर्स्ट ग्रुप, भाई जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे HgS, ये बेटा ब्लैक प्रेसिपिटेशन देते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है। जब आप इसको HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो बेटा बन जाएगा HgCl2, जो कि वाटर सोलुबल होता है, जो सोलुबल होगा। और जब आप इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराएंगे तो बेटा बन जाएगा HgI2, रेड प्रेसिपिटेशन देगा। तो बेटा ये रेड प्रेसिपिटेशन देगा। ये आपको याद होना चाहिए था, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। Which of the following will not produce silver mirror test tolerance reagent? भाई क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट? टॉलरेंस रिएजेंट कह लो या सिल्वर मिरर टेस्ट कह लो, ठीक है बेटा। यहाँ पे रिएजेंट क्या होते हैं कि जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं तो ये अपना कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस OH माइनस, यही कहलाते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। सिल्वर रिएजेंट होता है। अच्छा भाई, टॉलरेंस रिएजेंट कब देता है सिल्वर मिरर टेस्ट? बेटा जब या तो आपके पास एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। जब आप एलिफैटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड का टॉलरेंस रिएजेंट्स के ऊपर डालते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट को आप सिल्वर ऑक्साइड इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करता है, ये बेटा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। यही कहलाते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। मतलब कुल मिला के जिनके पास एल्डिहाइड होगा वही देख पाएंगे टॉलरेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट, वही दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देखिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड है तो जाहिर सी बात है कि सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे कि बेटा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, क्या फॉर्मिक एसिड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आप ध्यान देखेंगे कि जो फॉर्मिक एसिड होता है भाई, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड के पास भी तो एल्डिहाइड है। देखिए इसके पास एल्डिहाइड है कि नहीं? जब आप एल्डिहाइड के ऊपर सिल्वर ऑक्साइड डालोगे तो बेटा यहाँ पे होगा क्या कि जो कार्बन है ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ सिल्वर जाके सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्लस वाटर। तो कुल मिला के फॉर्मिक एसिड भी आपका सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है। बात करते हैं इसकी थर्ड वाले की भाई, बेंजल्डिहाइड। हाँ, इसके पास भी एल्डिहाइड है, ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। सुक्रोज, बेटा इसके पास एल्डिहाइड नहीं होता है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। भाई स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या है कि क्रोमैटोग्राफी इज अ यूजफुल टेक्निक ऑफ सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है। जो क्रोमैटोग्राफी होता है इसका हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, सेपरेशन करने में यूज किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय अ कैजिस मेथड। गलत है। जो नाइट्रोजन होता है इसका जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं वो कैजिस मेथड की हेल्प से नहीं करते हैं,
बल्कि जर्डाल मेथड की हेल्प से की जाती है या डूमास मेथड देते हैं। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग जर्डाल मेथड या डूमास मेथड का यूज करते हैं। हो गया आगे भाई। हैलोजन बाय डूमास या जर्डाल मेथड गलत है। हैलोजन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैरियस मेथड का। किसका यूज किया जाता है? कैरियस मेथड का। तो भाई आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट बट सेकंड इज द इनकरेक्ट। सो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। हाँ, विच रिप्रेजेंट रीमर टीमन रिएक्शन। क्या होती है रीमर टीमन रिएक्शन? भाई रीमर टीमन रिएक्शन के लिए होता क्या है कि यहां पे हम लोग लेते हैं फिनॉल। बात कर लेते हैं। चलिए भाई, रीमर टीमन रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन होती है। रीमर टीमर रिएक्शन के लिए बेटा हम लोग लेते हैं फिनॉल, और फिनॉल को हम लोग ट्रीट कर देते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लेते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई? यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है CHCl2, यहाँ लग जाएगा। अच्छा भाई, फिर हमने क्या किया? अब हमने इसके ऊपर डाला बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे। बेस को डालोगे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि आर्थो पोजीशन में जो कार्बन के साथ 2 मोल Cl एटम लगे होते हैं। अरे यार, चलिए तो भाई मैंने यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड को बना दिया था। अच्छा भाई, फिर हमने क्या किया? हमने इसके ऊपर डाला CHCl2 था, हमने इसके ऊपर डाला बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालोगे तो भाई यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि यहाँ से 2 Cl को अलग कर देगा। जब यहाँ से बेटा 2 Cl अलग निकल जाएंगे तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इन 2 फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर आके एक ऑक्सीजन लग जाता है। तो बेटा यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाएगा, CHO बन जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका कहते हैं एसिडिफिकेशन। जब आप इसका एसिडिफिकेशन कहोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? जब आप इसका एसिडिफिकेशन का आया तो बेटा यहाँ से सोडियम अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक OH लग जाएगा और यहाँ पे रहेगा CHO। जब आपका बन जाएगा सैलिसिलडिहाइड। तो कोई आंसर मैच कर रहा है? थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। If heat of neutralization of oxalic acid without potassium hydroxide is a -x kilocalorie more inverse than heat of a dissociation of a oxalic acid। भाई क्वेश्चन में आपसे हीट ऑफ अ डिसोसिएशन पूछा गया है। तो भाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इक्वल हो जाएगा 13.7 माइनस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक। अच्छा भाई क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मोल इनवर्स दिया गया ना। यदि आपको मोल इनवर्स दिया गया तो 13.7 में आप वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसके लिए वैलेंस फैक्टर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.7 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 27.4 माइनस का
एंथैल्पी ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन आपको दी गई x दी गई है -x, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद द जिंक। भाई यहाँ पे आपने सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करा दिया, जिंक के साथ करा दिया, तो बताइए यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये आपका हो गया सैलिसिलिक एसिड हो गया। जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे जिंक डस्ट के साथ, बेटा यहाँ पे जिंक डस्ट क्या करता है, ये OH को रिड्यूस कर देगा और बेटा यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन होगा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई जब आप सैलिसिलिक एसिड के ऊपर जिंक डस्ट डालोगे तो बेटा ये OH को रिड्यूस कर देगा एल्केन में और बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलिए भाई क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट HTP। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। अब बेटा यहाँ पे जो CO2 गैस का जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन है एट HTP पर 44.8 लीटर आपको गिवन है। यदि हम HTP पे इसके मोलर वॉल्यूम बाय 0.4 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा इसका मोल आ जाएंगे 2 मोल आ जाएंगे, 2 मोल हमें मिल जाएंगे। अच्छा भाई सुनो, जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके 2 मोल डिकम्पोज होंगे। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट के आपके मोल पता चल गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए यहाँ पे हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। बात को समझिएगा भाई, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है और 1 मोल का जो वेट होगा वो 100 ग्राम ही तो होगा। तो 100 ग्राम में आपको 80 ग्राम दिया गया है, प्योर वेट आपको दिया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 80 ग्राम प्योर कार्बोनेट अगर आपको 80 ग्राम प्योर कार्बोनेट चाहिए तो आपको 100 ग्राम इम्प्योर कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पे आपका 2 मोल निकल के आया है। यदि हम 2 मोल में इसके मॉलिक्यूलर वेट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो निकल आएगा 200 ग्राम निकल आएगा। भाई 80 ग्राम के लिए, 80 ग्राम प्योर कार्बोनेट के लिए आपको 100 ग्राम इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे हमें चाहिए कि ना, हमें तो यहाँ पे 200 ग्राम प्योर कार्बोनेट चाहिए। तो 200 ग्राम प्योर कार्बोनेट के लिए हमें कितना वेट चाहिए होगा? 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। सॉल्व कर लेंगे 25 इंटू 10 तो बेटा आ जाएगा 250 ग्राम। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमें 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी। आंसर कितना हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन में क्या है कि सल्फर का परसेंटेज पूछा गया है, तो बेटा यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे परसेंटेज ऑफ अ सल्फर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इनटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन mass of upon molecular weight of barium sulfate into
मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज को निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होगा, 32 हो जाएगा, 32 कर दिया, इनटू मास ऑफ अ बेरियम सल्फेट। बेटा यहाँ पे बेरियम सल्फेट का आपको मास गिवन है 0.4814 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आएगा 233 आ जाएगा, इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है 0.157। सिंपली आपको इसको सॉल्व करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स आंसर आएगा 42.10% के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ क्या करना, बस कैलकुलेशन करना और डिवाइड करना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आईयूपीएसी नेम। भाई क्वेश्चन में आपसे आईयूपीएसी नेम पूछा कि नेम के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है। भाई यहाँ पे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है और यहाँ पे बेटा एक अल्कोहल लगा है। सीनियरिटी ऑर्डर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, तो नंबरिंग वहीं से होगी जहाँ से आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो कुल मिला के यहाँ पे 5 कार्बनों की चेन बनेगी। तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे इन है और फोर्थ पोजीशन पे इन है, तो 2,4 डाई इन हो जाएगा। और बेटा 5 कार्बनों का रूट वर्ड होता है पेंट, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होगा ओइक, तो उसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी पेंटा 2,4 डाई इन ओइक एसिड। सेकंड द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। भाई क्वेश्चन में आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है, सिंपली कुछ मत कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई इक्वल टू CRT। क्या लगाएंगे, पाई इक्वल टू CRT। बेटा यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू निकालनी, जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करता है। सो पाई इक्वल टू कंसंट्रेशन आपको दी गई डेसीमोलर, मतलब 1/10 मोलर है। आर की वैल्यू रखेंगे 0.0821। टेम्परेचर आपको दिया गया डिग्री सेल्सियस में दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ से आपका पाई निकल आएगा, पाई की वैल्यू निकल आएगी, पाई इक्वल टू अप्रॉक्स कितना आ जाएगा भाई, 2.49 बार, 2.49। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, इम्प्योर ग्लिसरीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय इम्प्योर ग्लिसरीन को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन में प्रेशर को लोवेस्ट प्रेशर पे हम लोग इसको प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 89, 20 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बेस है और 30 ml एंड 0.2 नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड है, और क्वेश्चन ने आपसे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ने आपसे नेचर ऑफ अ सोल्यूशन पूछा है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका वॉल्यूम आपको गिवन है V1, हमने मान लिया V1 आपको गिवन है 20 ml, और बेटा यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.25 नॉर्मल। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है V2 30 ml और N2 आपको गिवन है 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल आपको गिवन है। अब हमने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया, जब हमने एसिड और बेस को मिलाया तो एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब बताइए इस मिक्सचर का नेचर क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे मिक्सचर का नेचर पूछा गया है। भाई बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो मिक्सचर का नेचर कैसे होगा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा यहाँ पर जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ अ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिफरेंशिएट
मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो बेटा यहाँ से आपकी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकल आएगी। मिलीग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी कितनी 0.25 है, इनटू वॉल्यूम कितना आपको गिवन है 20 ml है, माइनस का वॉल्यूम है नॉर्मलिटी 0.2 नॉर्मल, वॉल्यूम है 30 और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 50। तो बेटा यहाँ से आपका नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको भाई, तो 5 - 6 डिवाइड बाई 50, तो 1/50, तो 0.02 नॉर्मल। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे देखेंगे आप कि जो बेस है इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट 5 आ गया और जो एसिड है इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट 6 आ गया। मतलब सॉल्यूशन में जिसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का नेचर भी वैसे होगा। तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.02 नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। पहला आपको दिया गया HCl4 दिया गया पर क्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही भाई। सेकंड आपको दिया गया HCl3 पर क्लोरिक एसिड, अरे बेटा ये पर नहीं, ये होता है क्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, क्या होता है क्लोरिक एसिड होता है। आपको इनकरेक्ट बताना था तो आपका सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, नेम एंड कैटालिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा भाई यहाँ पे आपको दिया गया है एसिड क्लोराइड, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको एसिड क्लोराइड दिया गया है और बेटा एसिड क्लोराइड से ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा एसिड हाइड्राइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन कराते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इसका कहा देते हैं, ठीक है, हमने क्या किया H2 लिया और यहाँ पे क्या लेते हैं पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। जब आप एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, तो बेटा एसिड हाइड्राइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या कहलाती है, रोजेनमुंड रिडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एथाइल साइनाइड कन्वर्ट इनटू प्रोपेनल। तो बताइए यहाँ पे रिएजेंट आप क्या लेंगे भाई। इथाइल साइनाइड को जब आप FnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे और बाद में उसकी कहा देते हैं हाइड्रोलिसिस कहा देते हैं, तो बेटा प्रोपेनल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, यहाँ पे आपको जो रिएजेंट हो जाएगा FnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl प्लस वाटर। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड। बाय अल्कोहल से आपको एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, तो बताइए यहाँ पे बेस्ट मेथड क्या होगा। बेटा बेस्ट मेथड होगा डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड इज अ बेस्ट मेथड होता है। डाल्टन मेथड में क्या करता है कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं अल्कोहल को लेते हैं, अल्कोहल को हम लोग ट्रीट करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो बेटा यहाँ पे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा भाई यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl के फॉर्म में बनते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl होते हैं ये गैसेस फॉर्म में होते हैं और ये बर्तन से बाहर निकल जाते हैं और हमें बेटा एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनाया है वो कैसा है, वो गैसेस है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the number of mole of a cheminophore in a acidic medium to oxidize 1 mole फेक और गिलेट। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, यहाँ पे फेक नहीं होना चाहिए, फेरस होना चाहिए।
बट इसको आप लोग फेरस कर लीजिएगा, फेरस होगा। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, जो कि ट्रीट कर रहा है फेरस ऑक्सीडेट के साथ FeC2O4। बेटा KMnO4 क्या होता है कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये खुद को रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। जब आप पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम के ऊपर फेरस ऑक्सीडेट को लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 + CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी और कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी। अब ये +2 से +3 पे चला जाएगा और +3 से +4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। भाई कितने का चेंजेस आया? भाई यहाँ पे जो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आ गया +2 से +1 पे गया, +3 पे गया, तो यहाँ पे 1 का आ गया। और यहाँ पे +3 से +4 पे जाएगा तो यहाँ पे चेंजेस कितने का आया? तो भाई यहाँ पे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3 से +4 पे 1 का चेंजेस आया। IC कितनी है? 2 है, 2, तो यहाँ पे 2 का चेंजेस आएगा टोटल। अब बात की जाए वैलेंस फैक्टर तो F1 + F2, F1 में कितना है? 1 है और F2 कितना है? 2 है। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस फैक्टर आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए भाई अब हम लगाते हैं इनके बीच में ग्राम इक्विवेलेंट। तो भाई यहाँ पे लगा देंगे ग्राम इक्विवेलेंट, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट FeC2O4। तो भाई यहाँ पे जो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम में। इसका जो वैलेंस फैक्टर होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अब क्वेश्चन में आपसे इसके मोल पूछे गए हैं तो N × 5 इक्वल टू, इसके मोल कितने? 1 मोल है, 1 × 3, तो बेटा N की वैल्यू निकल आएगी N = 3/5। कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, गलत है। यहाँ पे हो जाएगा 3/5। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 95। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर इन विच ओनली 1 नोडा प्लेन इज प्रेजेंट। भाई सिर्फ और सिर्फ एक नोडा प्लेन कहाँ प्रेजेंट होगा? सिग्मा स्टार में सिर्फ और सिर्फ एक नोडा प्लेन प्रेजेंट होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96। भाई क्वेश्चन में आपसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन पूछा गया है। हाईएस्ट Ka की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आयोनाइजेशन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भाई जाहिर सी बात, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके लिए Ka की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और Pka की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है, बेटा सेकंड वाले ऑप्शन में ये तो आप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल में 2 -I इफेक्ट लगे हैं। अच्छा भाई, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो -I और -R के डायरेक्टली होती है। बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विद डायन ग्रुप लगे हैं, जिसके कारण से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97। द 2 आइसोमर गिवन बिलो। क्वेश्चन में आपको 2 आइसोमर दिए गए हैं और आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया इनॉन्शियोमर। इनॉन्शियोमर तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों भाई? ना तो दोनों आपस में, ये दोनों ना तो आपस में मिरर इमेज हैं, और बेटा यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास 2 कार्बन है और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। ये कैसा हो जाएगा? मीजो जाएगा। तो पहला तो भाई गलत हो गया। इनॉन्शियोमर के क्या होना चाहिए कि मिरर इमेज बने और नॉट सुपर इम्पोज होना चाहिए। पहला गलत हो गया। सेकंड डायस्ट्रोमर, यस भाई इन दोनों के बीच में डायस्ट्रोमर का रिलेशन होगा, क्योंकि एक मीजो है और दूसरा अपना बनाएगा इनॉन्शियो। तो बेटा यहाँ पे जो रिलेशन आएगा डायस्ट्रोमर का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ हीट टू गिव।
भाई यहाँ पे प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। भाई यहाँ पे आप लाइट की प्रेजेंटेशन में ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा प्रोपाइल बेंजीन। बेटा ये हो गया प्रोपाइल बेंजीन हो गया, और इसका हमने करवा दिया ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का दिया। तो भाई देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। यहाँ पर बच्चा एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, मतलब यहाँ पे आपका जो फ्री रेडिकल है वो जाके एलाइलिक पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। भाई यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसके जस्ट बगल में sp3 कार्बन है, ये कार्बन आपका कहलाएगा एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा वो ये बनेगा CH, और यहाँ पे लग गया Br, CH2 और CH3। हाँ भाई, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। एलाइलिक पोजीशन पे जाके Br ने अटैक किया है, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक नेचर। भाई यहाँ पे आपको एम्फोटेरिक नेचर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया Cl2O7 दिया गया है, भाई नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बेटा ये कैसा हो जाएगा, ये तो एसिडिक हो जाएगा। ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक हो जाएगा। भाई यहाँ पे तो ये क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये तो न्यूट्रल हो गया। और बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा भाई, क्वेश्चन में आपसे एरोमेटिक की इन्फॉर्मेशन पूछी गई। भाई देखो एरोमेटिक के लिए तो सबसे पहले की कंडीशन क्या क्या होती है कि एरोमेटिक के लिए कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा सब के सब एक ही प्लेन होने चाहिए, sp2 होना चाहिए, और तीसरा होता है कि मस्ट भी हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला, इसको आप देखिए भाई, साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे साइक्लिक होने के साथ साथ यहाँ पर एक sp3 कार्बन आ गया है, और कैसा होना चाहिए था, sp2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे sp3 आ गया है, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो फोर्थ बेटा एरोमेटिक नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए